हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगम काल से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो संगम काल से जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं वो आपको इस वीडियो से कवर हो जाएगा। टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में संगम क्या था, तो सही आंसर क्या निकल के आएगा? तमिल कवियों का संघ या फिर मंडल। तमिल कवियों का संघ या मंडल, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए संगम के काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले संगम काल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संगम युग या फिर काल दक्षिण भारतीय यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा। यह काल प्राचीन तमिलनाडु और केरल, जिसे तमिलकम के नाम से जाना जाता था, और श्रीलंका के कुछ हिस्सों के इतिहास का है। इस दौरान चेर, चोल और पांड्य, यहाँ पे ध्यान रखना है कि संगम काल के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसमें तीन वंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य राजवंश का शासनकाल था, जिन्हें मुवेद्रम या फिर तीन ताज वाले राजाओं के नाम से जाना जाता था। 8वीं सदी में तीन संगमों का वर्णन भी मिलता है, जो कि पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम जानते हैं कि तीन संगम हुए थे अलग अलग अवधि में, ये तीनों संरक्षण जो किए गए थे वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में किए गए थे। ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किवेंदेतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगम होते हैं, जैसे कि तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मचुगम कहा जाता था। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो तीनों कवियों का समागम हुआ था, जो तीन संगम हुए थे, वो कब हुआ था और किनके किनके समय में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो शॉर्ट में हमने डिस्कस किया वो दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है कि संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विषय पर आधारित है? तोलकापियम जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो ये व्याकरण से संबंधित जो कि ग्रंथ था तोलकापियम, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? प्रारंभिक जो तमिल साहित्य था, इनमें निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं है? तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि संगम काल की जब बात करते हैं तो संगम कालीन तीन वंश आते थे, जिसमें हम लोग चोल, चेर और पांड्य के बारे में डिस्कस करते थे, ना कि पल्लव। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी? पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी? तो शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम में। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर, यानी पायल की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेनगुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने किया था। यानी शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो को माना जाता है। ठीक है, इलांगो आदिगल पूरा नाम होता है, लेकिन इलांगो बस इतना काम चल जाएगा, तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पदिरुप्तु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? पदिरुप्तु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? तो राइट हो जाएगा वहां पे चेर।
चेर राजाओं का, ठीक है, चेर। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? जो कुराल है इसे कहा जाता है कुराल। देखिए कुराल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो कुराल है इसे हम लोग तिरुक्कुरल पवित्र दोहे जिसे कुरल कहा जाता है, तिरुवल्लुर द्वारा लिखित ये एक क्लासिक तमिल ग्रंथ होता है और इसे तमिल भूमि का बाइबल के नाम से भी जानते हैं। तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसे याद रखेंगे। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो शिल्पाधिकारम इलांगो हमने देखा, ऑप्शन ए इलांगो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की संस्कृति की गई है? शिल्पाधिकारम में किस नदी की संस्कृति की गई है? तो कावेरी नदी की। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था? संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था? तो इनका नाम है पेरुन देवनार, ऑप्शन डी पेरुन देवनार को टिक करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य ऑब्वियसली ये तमिल भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किनके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? किनके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो सबसे पहले वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था, ये पांडे हो जाएगा। यहाँ पे पढ़िए कि पहला तमिल समागम ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में। देखिए मैं आपको यही बताना चाहता कि 3 संगम, जैसे कि हमने देखा कि 3 संगम का आयोजन किया गया था। जो पहला तमिल समागम था ये ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में, कहाँ पर? तो पांडे साम्राज्य के मदुरै में आयोजित किया गया था। दूसरा संगम जो है वो कपाटपुरम में तोलकापियर की अध्यक्षता में हुई थी, तोलकापियर की अध्यक्षता में। और तीसरा संगम वापस से मदुरै में होता है, नक्कीरर, ठीक है, नक्कीरर जो है इनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो ये तीनों याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला ऋषि अगस्त्य, दूसरा तोलकापियर और तीसरा नक्कीरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कराट द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? भारतीय व्यापारियों द्वारा कराट द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस तरह की हम वीडियो आपको देते रहें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो भारतीय व्यापारियों द्वारा कराट द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन समराइच कहा में कहा गया है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शंस को, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मणिमेखलाई जो है इसके रचनाकार जो होते हैं वो शीतले सतनार होता है, शीतले सतनार। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ये जो कि गलत है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके सब सही तरीके से मिलान किया गया। नेक्स्ट आता है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, कपास के व्यापार के लिए महत्व। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि किस संगम साहित्य कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह यानी कि कर्णम का अनुष्ठान एवं समारोह प्रारंभ किया था? आर्यों ने विवाह के अनुष्ठान और समारोह का प्रारंभ किया था, ये किस साहित्य में उल्लेख किया गया? तो ये तोलकापियम में किया गया, तोलकापियम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि तृतीय संगम हुआ था, तृतीय जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और नकीरर थे इनकी अध्यक्षता में, नकीरर की अध्यक्षता में। जैसे कि हम यहाँ पे पहले भी ये देख चुके थे कि पहला संगम जो समागम है वो ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ, दूसरा जो है वो कपाटपुरम में होता है तोलकापियर की अध्यक्षता में, और तीसरा जो होता है मदुरई में होता है नकीरर की अध्यक्षता में। तो ये तीनों याद रखना, बार बार रिपीट होता है। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? तो जस्ट अभी आपको ऊपर बताया कि ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 3 संगमों का आयोजन निम्नलिखित में से किन की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चंस को बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो तीनों संगम की जो अध्यक्षता की गई थी, कैसे कैसे किया गया था, तो सबसे पहले ऋषि अगस्त्यस थे, दूसरा तोल्कापियर थे और तीसरा नकीरर थे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन आता है कि भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में से सर्वप्रथम की गई, किनके द्वारा की गई, कहाँ की गई। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज अरिकमेडु में किया गया था। अरिकमेडु। तोडी एक समृद्ध पतन था। जो तोडी है एक समृद्ध पतन था, यानी बंदरगाह था, किनका, तो ये चेरो का प्रमुख बंदरगाह था, चेरो का। उसी तरह से जैसे कावेरी पट्टनम एक संबंध था, जैसे कि संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम जो है, इनका संबंध चोलों के साथ हो जाता है, कावेरी पट्टनम चोलों के साथ। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार स्थित है। पुहार जो कि बंदरगाह था, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे ये अवस्थित था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से बताइए कि क्या होगा सही आंसर, क्योंकि हमने आपको 2-3 बार बता दिया कि संगम साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते थे। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा 25 का राइट आंसर आप नीचे खुद कमेंट करके बताओ। अगला आता है कि किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, ये क्वेश्चंस मैं नहीं लेने वाला था क्योंकि ये आपका स्पेशल चोल वन से आ जाता है, तो लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कई बार, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सका। ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रथम ने गंगकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कि संगम कालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। कोन, को और मनन जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होता था और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है कि प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि की संज्ञा दी जाती थी, यानी तमिल देश में जो उपजाऊ भूमि होती थी, भूभाग होता था कृषि के लिए, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, कौन सा नाम दिया जाता था। तो इसे मधुरम कहते थे, मरुदम कहा जाता था। नेक्स्ट है कि यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया। यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया, तो ये आपका संगम साहित्य में देखने को मिलेगा, संगम साहित्य में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट कि महाभारत का भरतवेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। महाभारत का भरतवेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया, तो ये पेरुन देवनाथ के द्वारा किया गया, पेरुन देवनार के द्वारा किया गया। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था। ठीक है, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।